गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हमारा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें हमने डिस्कस करनी थी। आज हम उससे थोड़ा आगे चल रहे हैं, कुछ नई डेफिनेशंस, कुछ नए कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी की और कंडक्टिविटी के टाइप्स की, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। फिर हम देखेंगे हमारी डिबाय-हक्कल ऑनसेजर इक्वेशन क्या है और उसके बाद जो बाकी थ्योरीज हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो कंडक्टेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा ओहम्स लॉ को। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमने सबसे पहले जो है वो 10th क्लास में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, सुनो एक बार। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कोई भी एक कंडक्टर ले लो, उस कंडक्टर के लिए टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। पोटेंशियल डेवलप इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अप्लाइड। हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, टेम्परेचर हमने उसके लिए कांस्टेंट रखना है, तो हम उस कंडक्टर में से कितना करंट पास करेंगे, जितना करंट पास करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो ये अपने पास अपना लॉ है। प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट आर। कांस्टेंट आर होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस करंट के फ्लो को जो रुकावट मिलती है, जो ऑपोजिशन मिलती है, उस ऑपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर से डिनोट करेंगे। आर जो होता है हमारा रेजिस्टेंस, इसके लिए आप यूनिट्स यूज करते हैं ओहम। वर्डिंग में भी लिख सकते हो, सिंबल भी बना सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस था। अब हमने नेगेटिव बात नहीं करनी, हमने करंट के फ्लो को रोकने की बात नहीं करनी, हमने करंट के फ्लो को एनहेंस करने वाली बात करनी है, उसको सपोर्ट करने वाली बात करनी है। तो रेजिस्टेंस हमारी वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है। मैं इससे उल्टी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, दैट इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा प्रोसेस जो है वो क्या है? कंडक्टेंस, जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इजीनेस टू द फ्लो ऑफ करंट। हमारे किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो कितनी इजीली फ्लो कर पा रहा है, उस इजीनेस को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस बता रहा था ऑपोजिशन, कंडक्टेंस बता रहा है जो है वो इजीनेस बता रहे हैं। तो यहां से आपको ये पता चला कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, और यही चीज आप डेफिनेशन में भी यूज करेंगे। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R। अब यहाँ पे R की वैल्यू क्या आएगी? R की वैल्यू आएगी V/I, तो कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी I/V। R की वैल्यू मैंने पुट की, रेसिप्रोकल में है तो ये G की वैल्यू आ गई। रेजिस्टेंस के यूनिट थे हमारे पास ओहम, तो कंडक्टेंस के यूनिट आएंगे 1/ओहम, यानी कि ओहम इनवर्स। आप इसको सिंबल से ओहम इनवर्स बोलते हो, या हम ओहम को उल्टा करके लिख देते हैं MHO। तो ये भी हमारे कंडक्टेंस के यूनिट्स हैं। या आप इसको पढ़ते हो एक नए वर्ड में, दैट इज साइमन। तो ये हमारे पास हमारे कंडक्टेंस की डेफिनेशन है। पहले हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी है।
कंडक्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को सपोर्ट करने की प्रॉपर्टी है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फिर जैसे मैंने रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकाला, वैसे ही आप पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी से फिर हम निकालेंगे कंडक्टिविटी। तो वो डेफिनेशन देखो, रेजिस्टिविटी पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्या देखा हमने, एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी हमारे कंडक्टर की, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा आएगा, ओपोजिशन फ्लो ऑफ करंट को उतनी ज्यादा मिलेगी। सेकेंडली, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जो वायर है, जो कंडक्टर है, वो जितना ज्यादा चौड़ा होगा, कहने का मतलब ये है रेजिस्टेंस उतना कम आएगा। पतली वायर और मोटी वायर, यहां से आप एस्टिमेट लगा सकते हो। पतली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा। जो थोड़ी सी थिक वायर्स होंगी उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम आएगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देती है। दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट हम यहाँ पे लगाते हैं रो। रो कांस्टेंट जो है हमारा, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो है वो एक तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंट है, एक लेंथ पे डिपेंडेंट है, ए पे डिपेंडेंट है। अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दी, ये मैंने आपको सॉलिड कंडक्टर के लिए दी। हमने इस चैप्टर में सॉलिड कंडक्टर नहीं पढ़ने, हमने पढ़ने हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। या तो उनका सॉल्यूशन बन जाता है या वो मोल्टन स्टेट में होते हैं। तो हमने लिक्विड कंडक्टर्स के लिए ये प्रॉपर्टी पढ़नी है। लिक्विड कंडक्टर्स के लिए L और A, इन दोनों की रेशो हम कांस्टेंट रखते हैं, और इस रेशो को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो रेशो होती है, ये रेशो हमारे लिए कांस्टेंट होती है, इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये कंसेप्ट आपको तभी यूज करना है जब लिक्विड कंडक्टर्स की बात चल रही होगी। सॉलिड के लिए नहीं बोल रहा मैं। लिक्विड के लिए L और A की जो रेशो होती है उसे हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। यहां से मेरे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी R इंटू A बाई L। रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए मैं एक काम करता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू भी 1 पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी 1 पुट कर दी, तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी रेजिस्टेंस के बराबर। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is equal to the resistance. Resistivity of a conductor is equal to resistance having 1 centimeter square area of cross section and length of conductor is 1 centimeter. अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ऐसे कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन हो गई। यूनिट्स क्या आएंगे रेजिस्टिविटी के? रेजिस्टिविटी के यूनिट्स आएंगे, रेजिस्टेंस है ओहम में,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेंथ आ गई सेंटीमीटर में, ये कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स आ जाएंगे ओहम सेंटीमीटर। अब हमने नेगेटिव बातें तो कर ली, मतलब रेजिस्टिविटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, हमने जो डेफिनेशन पढ़नी थी वो थी हमारी कंडक्टिविटी की। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं कंडक्टिविटी को। कई बुक्स में सिर्फ कंडक्टिविटी लिखा होता है और कई बुक्स में लिखा होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो ये एक ही बात है, याद रखना, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों चीजें सेम है। इसको हम डिनोट करते हैं के से। ग्रीक अल्फाबेट का जो है ये के है, इससे फिर हम कापा बोलते हैं, KAPPA। तो ये ग्रीक अल्फाबेट है के, इसे हम कापा बोलेंगे, यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। डिफाइन कैसे करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जब कंडक्टेंस पढ़ रहे थे वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, अब कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। आपको यहाँ पे मैंने रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो बता रखी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर देता हूं 1/r × A/L, तो मेरे पास आ जाएगा 1/r × L/A। तो यहाँ पे मेरे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई K = 1/r L/A। ये 1/r क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई कंडक्टेंस G × L/A। ये L/A रेशो मैंने क्या बताई थी? लिक्विड कंडक्टर्स के लिए L/A को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो ये है हमारा यहाँ पे सेल कांस्टेंट। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट फॉर ए लिक्विड कंडक्टर या फॉर ए मेल्टेड कंडक्टर। ये हमारे पास हमारी कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आ गई। तो ये यहाँ पे आपने वैसे दो डेफिनेशन कवर की। दो डेफिनेशंस कवर करने के लिए चार कंसेप्ट अपने को पढ़ने पड़े। पहले आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, वहां से कंडक्टेंस आया, फिर आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा, वहां से कंडक्टिविटी आया। तो इन चारों डेफिनेशंस में से कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर, कंडक्टिविटी दोबारा बता दो। क्या चीज कंडक्टिविटी? यस सर। कंडक्टिविटी बच्चे सिंपल सा केस है। जैसे हमने कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को पढ़ा, वैसे हमने पहले रेजिस्टिविटी को पढ़ा। रेजिस्टिविटी का जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 1/रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी है जो करंट को रोकती है, और कंडक्टिविटी हमारी वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के कंडक्टेंस को एनहेंस करेगी, उसकी करंट को फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है उसको एनहेंस करेगी। तो हमारा जो कंडक्टिविटी होता है वो रेजिस्टिविटी के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे मैंने आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल के दिखाई थी, वही रेजिस्टिविटी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो पुट करने पे आपने देखा ये जो हमारे पास हमारा रो था ये डिनोमिनेटर में था, तो वैल्यू आ जाएगी 1/r × A। L डिनोमिनेटर में था, वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/r × L/A। अब 1/r मैंने ऊपर डिफाइन किया था, 1/r जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस, और L/A जो था ये हमारी क्वांटिटी है जिसे हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे यूज की थी। अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। चलो फिर आगे चलते हैं। इसमें देखो, अब यहाँ पे चार डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है। अब हमने कंडक्टिविटी की आगे फर्दर डेफिनेशन पढ़ी। कंडक्टिविटी को हम आगे फर्दर दो तरीके से पढ़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कौन से टाइप की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास दो डेफिनेशंस आ जाती हैं विद द फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी
और दूसरी आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दो डेफिनेशंस देखो, जो अपन सिंपल कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे, इस सिंपल कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं था। जब मैं कंसंट्रेशन का फैक्टर इंक्लूड कर लूंगा और वो कंसंट्रेशन में किस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो दो टाइप्स की हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम। ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया है ये कैपिटल लैम्डा है। जैसे आपकी एबीसीडी दो तरह की होती है, बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी, उसी तरह से लैम्डा के भी दो सिंबल होते हैं, कैपिटल लैम्डा और स्मॉल लैम्डा। ये जो लैम्डा है यहाँ पे ये कैपिटल लैम्डा है मोलर कंडक्टिविटी। कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी रेशियो। मोलर कंडक्टिविटी में हम हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी के टर्म्स में पता करेंगे। अब ये चीज मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताई थी, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है इंटर आयनिक इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होगी जिस वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। दैट्स व्हाई हमारी जो मोलैरिटी है वो डिवाइड हो जाएगी। मोलैरिटी को आप डिफाइन कैसे करते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सेल के लिए जब आप वॉल्यूम लिखते हैं ना, सेल के लिए वॉल्यूम हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। हमारे पास वॉल्यूम होगी सेंटीमीटर क्यूब में, हमें मोलैरिटी के लिए लीटर में चाहिए, तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ये 1000 से डिवाइड किया ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा K इंटू 1000 बाई M। K है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, M है मोलैरिटी, और ये 1000 मैंने क्यों लगाया? ताकि हमें वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में दी हुई है तो फिर हम उसे 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर सकें ताकि वो मोलैरिटी में यूज हो जाए। सेम हमारे पास हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा इक्यू से। तो ये जो डेल्टा लैम्डा इक्यू, डेल्टा नहीं, ये जो लैम्डा इक्यू है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आएगी K इंटू 1000 बाय N। यही फर्क है दोनों कंडक्टिविटीज में। हम कंसंट्रेशन अगर मोलैरिटी की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी, और अगर हम नॉर्मेलिटी की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यूनिट्स क्या आएंगे दोनों के? देखो पहले K की यूनिट्स, K के यूनिट्स क्या होंगे? ये हमारा कंडक्टेंस है पर ओहम। सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको मैंने क्या बताई थी? पर सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो हमारा K है, K के यूनिट्स होते हैं पर ओहम पर सेंटीमीटर या साइमन पर सेंटीमीटर। मोलैरिटी के यूनिट्स होते हैं मोल पर लीटर। तो हमारे पास आ जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल लीटर। मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स आ गए साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल पर लीटर। आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। एक लीटर में यूनिट्स क्या होती हैं? एक लीटर के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो एक और यूनिट आ गई साइमन पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला यूनिट भी यूज कर सकते हो, ये वाला यूनिट भी यूज कर सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूनिट्स बताए मैंने आपको। फिर इसके लिए क्या यूनिट्स आएंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए साइमन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यूनिट्स क्या आ गए? साइमन पर सेंटीमीटर ग्राम इक्विवेलेंट लीटर। लीटर होता है सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो हमारे पास यूनिट आ जाएंगे साइमन पर ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो।
ये हमारे पास हमारे यूनिट्स आ गए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। तो यहाँ पे अपनी 4 डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, फिर उसके फर्दर 2 टाइप्स, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर। ठीक है जी, तो यहाँ पे 4 डेफिनेशंस हमने कवर कर ली। इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल हल्के फुल्के आ जाते हैं पेपर में, और कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी होती हैं। आपको ये फॉर्मूलाज ग्रैम होने चाहिए, याद होने चाहिए। सारी वैल्यूज आपको पेपर में गिवन मिलेंगी, बस आपको वो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करनी है, मतलब कैलकुलेशन की मेहनत है और कोई मेहनत नहीं। तो वैसे ये चीजें पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अगर कुछ आता है इनसे रिलेटेड तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आपने +2 क्लास में किए हुए हैं, उसी लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं, हायर लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आते। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक था कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का। अब आ जाते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिबाय-हक्कल ऑन-सेजर इक्वेशन। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन है डिबाय-हक्कल ऑन-सेजर इक्वेशन। क्यों पढ़ते हैं आप इसको हम पढ़ते हैं टू स्टडी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर मैं मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं, मेरा इलेक्ट्रोलाइट जो था वो स्टार्टिंग में कंसंट्रेटेड था, मैंने उसको बाद में डाइल्यूट बना दिया सोलवेंट ऐड करके। तो जब हम हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या वैल्यू डिफरेंस आएगा, ये हमें बताना है। अब यहां से ना एक कंपल्सरी क्वेश्चन भी बन जाता है। कंपल्सरी क्वेश्चन में वो के साथ वेरिएशन पूछ लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए नहीं पूछेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए पूछ लेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है विद द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो तीनों आंसर मैं आपको दे रहा हूं। मोलर कंडक्टिविटी थी K × 1000/m, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी K × 1000/n। तो यहाँ पे तो आप फॉर्मूला से डायरेक्टली देख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला देख लो चाहे नीचे वाला फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंसंट्रेशंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आप क्या समझे, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब मोलर कंडक्टिविटी आएगी कम, जैसे ही हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। सेम केस विद द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हाई कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू कम आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करेंगे, सॉल्यूशन डाइल्यूट करेंगे, तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यही ट्रेंड जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे उससे फिर आप बोल देते हैं डिबाय-हक्कल ऑन-सेजर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में आप क्या देख रहे हो, यहां से फॉर्मूला निकालो, क्या बनेगा, K की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू मोलैरिटी बाय 1000। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से क्या देखा आपने, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ज्यादा,
अगर मैं मेरे इलेक्ट्रोलाइट में सोलवेंट ऐड कर रहा हूं, सोलवेंट ऐड करने का मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये 1 मार्क में पूछ लेते होते हैं, तो प्लीज जब 1 मार्क में आएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। उसने कंडक्टिविटी बोला है या मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला है। अगर वो सिर्फ कंडक्टिविटी बोलता है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलता है तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। तो ये हमारे पास हमारी पहली चीज थी जो मुझे इंट्रोडक्शन में बतानी थी। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर। चलो तो फिर आप आगे चलते हैं, डिबाई हक्कर-लॉन्सेजर इक्वेशन पे वापस आते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहली लाइन में बताया, हमें वेरिएशन पढ़नी है मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ। कौन से इलेक्ट्रोलाइट, ये तो मैंने बताया ही नहीं। 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें डिबाई हक्कर इक्वेशन जो पढ़नी है वो दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़नी है। पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हाई कंसंट्रेशन लूंगा, फिर उसको डाइल्यूट करूंगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू चेक करूंगा कैसे वेरी कर रही है। देन मैं लूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हाई कंसंट्रेशन पे लूंगा, देन उसमें सोलवेंट ऐड करके उसको डाइल्यूट करूंगा, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेक करूंगा क्या वैल्यू आ रही है। 2 अलग अलग केस हैं, पर दोनों के लिए ग्राफ में सेम ही बनाऊंगा। ग्राफ जो होगा वो दोनों के लिए डिट्टो रहेगा। एक ही ग्राफ में दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन हमें देनी है, ताकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखो ग्राफ क्या बनेगा, फाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते थे, मैं मोलर कंडक्टिविटी ले रहा हूं। जो बिहेवियर आपको मोलर कंडक्टिविटी का मिलेगा वो सेम डिट्टो बिहेवियर आपको इक्विवेलेंट का मिलेगा, तो वो आपकी मर्जी है आपने किस फॉर्म में लिखना है। मैं मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में समझा रहा हूं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट क्यों लिया मैंने, उसका रीजन है डिबाई हक्कर-लॉन्सागर इक्वेशन। जो ग्राफ को पढ़ के इक्वेशन बनाई गई, उस इक्वेशन में कंसंट्रेशन को हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिया हुआ है, तो ग्राफ के अंदर भी हमें यही करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेना पड़ेगा। यहाँ जो मैंने ये एरिया बनाया है, इसी एरिया में मैं आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताऊंगा, इसी एरिया में आपको मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताऊंगा। ग्राफ तो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद ही ग्राफ समझ में आएगा, अदरवाइज ग्राफ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखो, मैं बात करूंगा पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होती हैं, मतलब 99.9% अमाउंट जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए। लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी ऑलरेडी हाई होती है, हाई कंडक्टिविटी शो करती है। ये 4 चीजें मैंने कल आपको डेफिनेशन में भी बताई थी। इन चारों में से किसी भी बात में डाउट है तो बोलो फटाफट। हाँ जी, आगे करवाऊं? कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। नो सर। चलो, तो यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन मैंने आपको एक बार रिमाइंड करवाई। क्यों? अगर आपको ये डेफिनेशन प्रॉपरली याद है तो ग्राफ बनाने में हेल्प मिलेगी। कैसे? देखो, ग्राफ बनाने के 2 तरीके हैं।
कंसेप्ट हमें पता है, कंसेप्ट को यूज करके ग्राफ बनाएंगे। सेकेंडली बुक में बना होगा उसका रट्टा मार लो और पेपर में एज इट इज बनाया हो। तो रट्टा मारने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम उनका रट्टा मारने की ट्राई करेंगे। इनको फिर आप छोड़ देती हैं, इनका रट्टा आप अभी नहीं मारते। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पहले बना रहा हूं कर्व। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर रहा हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं ले रहा हूं हाई कंसंट्रेशन पे। ये ओरिजिन है 0, यहाँ कंसंट्रेशन लो है, जैसे जैसे राइट में जाता जाऊंगा कंसंट्रेशन हाई होती जाएगी। सपोज करो ये वाला पॉइंट आ गया हाई कंसंट्रेशन का। अब मुझे इस पॉइंट से ग्राफ बनाना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकता था। मैंने इतना ऊपर ही क्यों लिया पॉइंट, उसका रीजन फिर से नाम, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं स्टार्टिंग से ही। अगर मैं इस पॉइंट को नीचे बना देता, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी कम आ रही है, तो ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 99.9% डिसोसिएटेड होती हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही हाई कंडक्टिविटी शो करेंगे। स्टार्टिंग से ही हाई कंडक्टिविटी है। अब मुझे कंसंट्रेशन घटानी है, तो जब मैं कंसंट्रेशन घटाऊंगा कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी ये आप पढ़ेंगे। हमें ग्राफ लेफ्ट से राइट नहीं पढ़ना, हमें उल्टा पढ़ना है ग्राफ। हम हाई वैल्यू से स्टार्ट करेंगे एंड देन लो वैल्यू पे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट से मैं शुरू करूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaCl का ट्रेंड। यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं, रीजन मैंने आपको दे दिया। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन भी हाई है, मोलर कंडक्टिविटी भी हाई है, दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे फेवर कर रही है। अब मैंने पानी ऐड करना स्टार्ट किया, सोलवेंट ऐड करना स्टार्ट किया। जब मैं सोलवेंट ऐड करूंगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि सोलवेंट ऐड करने पे इंटर आयनिक इंटरेक्शंस जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाती है। यहां पे मैंने सोलवेंट ऐड किया, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ने इंटर आयनिक इंटरेक्शंस को कम कर दिया, कंडक्टिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। हालांकि मैंने यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज दिखा दिया, इतना इंक्रीज होता नहीं है। और ये हमारे पास हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो एक बार, इस पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने, मतलब स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी इतनी थी इनिशियल, फिर मैंने कंसंट्रेशन डिक्रीज की, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होके इस वैल्यू पे आ गई, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। तो आपको ये चीज देख के थोड़ी हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन में तो मैंने इतना चेंज कर दिया, देयर इज लार्ज चेंज इन द कंसंट्रेशन। इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन चेंज करने पे कंडक्टिविटी सिर्फ इतनी सी चेंज हुई। तो कोई बच्चा इसका रीजन बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? चलो मैं बताता हूं, टाइम थोड़ा सा कम है। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग से ही हाई कंडक्टिविटी शो कर रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी 99.9% डिसोसिएटेड था। इतना डिसोसिएटेड है इसलिए हाई वैल्यू शो कर रहा है। अब कितनी अमाउंट अनडिसोसिएटेड है, सिर्फ 0.1%। सिर्फ इतनी अमाउंट है जिसके आयंस नहीं बने हुए। तो जब मैं सोलवेंट ऐड करूंगा, सोलवेंट ऐड करने पे सिर्फ इतनी सी अमाउंट जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो रही है, मतलब थोड़े से आयंस इंक्रीज होंगे। अब अगर थोड़े से आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी थोड़ी सी ही इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई हमें कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन पे ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही डिसोसिएटेड है। जो हमारा सोलवेंट ऐड करने का तरीका है, डाइल्यूट बनाने का तरीका है, उसमें थोड़े बहुत आयंस ही प्रोड्यूस होती हैं, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी भी थोड़ी सी बढ़ती है। ये हमारे पास हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस आ गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलो।
नो सर। तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ पढ़ा। फॉर लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन देयर इज स्मॉल चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पहले मैं फटाफट आपको डेफिनेशन रिवाइज करवा देता हूं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती हैं वो नेग्लिजिबली डिसोसिएट होती है। नेग्लिजिबली डिसोसिएट होने का मतलब 1-2% डिसोसिएशन है। चलो 2% में फिक्स कर देता हूं। नेग्लिजिबली का मतलब 2% डिसोसिएट है। तो कितना अमाउंट अभी भी बचा हुआ है? 98% अमाउंट अभी भी अनडिसोसिएटेड है, इसलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी में चेंज ज्यादा आएगा। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड है सिर्फ 2%, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में नंबर ऑफ आयंस कम है। अगर स्टार्टिंग में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कम आएगी। ये ग्राफ में पढ़ूंगा इस पॉइंट से। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ज्यादा है जो हमें ज्यादा लेनी है स्टार्टिंग में, और क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टार्टिंग में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम आ रही है। यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एसिटिक एसिड का, उसके लिए ये ट्रेंड बढ़ रहा हूं मैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्टार्टिंग में नंबर ऑफ आयंस कम है, इस वजह से कंडक्टिविटी भी कम है। मैं इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट करता हूं। जैसे मैं इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट करूंगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, 98% सॉल्ट जो था वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे ज्यादा, उस वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी। इस तरीके से ये हमारे पास हमारा ग्राफ आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब हम हमारे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है। जितना ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, आयंस उतने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो जब हम ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन पे आने वाले हो जाती हैं, कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। स्टार्टिंग में इतनी थी, अब इतनी पहुंच गई। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में इतना चेंज आया। फॉर लार्ज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन देयर इज आल्सो लार्ज चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ था। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो सर ये ये बता दो। हाँ जी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला केस दोबारा बता दो। बच्चा अभी तो एक बार टाइम होने वाला है, मैं इसको कल दोबारा कैरी ऑन करूंगा। आप एक बार ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लेना, शायद समझ में आ जाए, कल जरूरत ही ना पड़े। अगर